आप सभी का केआईपी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है एफसीआईज का जो साइलो वेयर हाउस टेंडर का जो प्रोजेक्ट है। तो देखिए, यदि आप बहुत अच्छा कोई एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और हाई रिटर्न्स वाला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का अगर आप सर्च कर रहे हैं, या फिक्स लॉन्ग टर्म्स पैसिव इनकम्स और रेंटल इनकम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्थ आप मैनेज करते हैं, या आपका जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, अगर एक अच्छा फाइनेंशियल नेटवर्क आप लोग मैनेज कर रहे हैं, अच्छा कोई कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स आपने सेटअप किया हुआ है, तो ये जो प्रोजेक्ट है जो एफसीआईज का है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक ग्रेट और गुड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एफसीआई ने पूरे देश में रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर्स 249 लोकेशंस आइडेंटिफाइड की है साइलो वेयर हाउस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी के फेज में इट इज द सेकंड फेज ऑफ इशूइंग द टेंडर्स, जिसमें अभी 66 लोकेशंस पे एफसीआई ने पूरे इंडिया में 8 स्टेट में 18 प्रोजेक्ट के माध्यम से टेंडर इनवाइट किए। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव वाला बिजनेस है। और आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अगर आप नए हैं, या आप पहले ऑलरेडी वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एवेन्यूज है। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी नहीं है, लेकिन आप कंस्ट्रक्शंस लाइन में हैं, कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट या सिविल कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, तो भी ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल्स है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम जो एफसीआईज ने जो टेंडर इनवाइट किए हुए हैं, आज उसके बारे में डिटेल्स में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। Before going to start this particular subjects, I want to introduce ourselves. We at KIP are working as a business subsidy consultant since 2008 onward. We work with the MSME units, warehousing and logistics, and agri-infra projects. We help them in taking right investment decisions with appropriate business modeling so that our client can take maximum subsidy benefits and other eligible financial incentives, reduce their cost and maximize their profits. हम 2008 से केआईपी में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। पैन इंडिया बेसिस पे हमारी सर्विसेज रहती हैं। राइट नाउ वी आर द बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट फॉर द अडानी ग्रुप आल्सो, एनसीएमएल ग्रुप आल्सो, यूनिप्रो ग्रुप आल्सो, and rendering our services particularly for the tender filings in the warehousing sectors all over India basis and the subsidy perspectives. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको बेस्ट टू बेस्ट इस टेंडर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करना, ताकि अगर आपका माइंडसेट इस बिजनेस में एंट्री करने का है, आप एक रैशनल डिसीजन ले पाए। हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि इस टेंडर से संबंधित ऐसे टॉपिक्स आपके ऊपर जो है अपना डिसीजन अब हम कर पाएं कि आपको इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंसी रहेंगे, क्या चैलेंज आपके लिए रहेंगे, और कैसा बेटर आप टाइमली अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लाइनअप कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट कि हम आज के इस टॉपिक्स में जो हमारे टॉपिक्स कवरेबल होंगे, कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो उसमें सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा टेंडर के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको जो फाइनेंशियल वायबिलिटीज है, कि इस टेंडर को फाइल करने के लिए आपके पास क्या फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करें। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स एंटिटी के फॉर्म में या कंसोर्टियम्स के फॉर्म में, जो अप्लाई करने का जो स्ट्रक्चरिंग है उसके बारे में डिटेल्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे। एसपीवी मॉडलिंग क्या है, क्योंकि जितने इसमें प्रोजेक्ट निकले हुए हैं उसके लिए एसपीवी मॉडल्स इसमें इनवाइट किया गया है। तो एसपीवी कैसे बनती है और किस तरीके से आप उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को मेंटेन करेंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। साइट आइडेंटिफिकेशंस, यानी जिस लोकेशंस पे एफसीआईज ने जो टेंडर इनवाइट किए हुए हैं, वो साइट आपने कैसे आइडेंटिफाइड करनी है, क्या टाइमलाइंस होगा टेंडर फाइलिंग्स के बाद, अगर आप L1 पे अलॉटेड होते हैं तो कितना टाइम फ्रेम आपको मिलेगा। इस टॉपिक पे भी हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे।
इसके बाद लैंड रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटीज हैं अकॉर्डिंगली आपको वहां पे जो लैंड का अरेंजमेंट करना होगा। मॉडल्स क्या होगा, क्योंकि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेवेन्यू मॉडल्स। आपको टेक्निकल बिड के साथ साथ फाइनेंशियल बिड भी करनी है। तो कैसे आप फाइनेंशियल बिड के लिए रेट को डिटरमाइन करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कॉस्ट पैरामीटर को इम्पैक्ट करेंगे, तो वो भी डिटेल्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ताकि आपको उसका एक ओवरव्यू मिले कि प्रोजेक्ट में क्या आईआरआर हो सकता है, क्या पे बैक पीरियड हो सकता है, उसके ऊपर। इसके बाद अगर आपका इसमें इंटरेस्टेड बनता है तो हम केआईपी की तरफ से आपको कौन कौन सी सर्विसेज ऐड ऑन देंगे इसमें। आप हमारे साथ जुड़ के टेंडर से रिलेटेड या फाइनेंशियल वायबिलिटी से रिलेटेड किन किन पैरामीटर पे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और इजीली इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन पे भी हम डिस्कशंस करेंगे। और लास्ट में तकरीबन ये 40 मिनट्स का हमारा डिस्कशन जो सेशन चलेगा। इसके बाद का जो अप्रोक्सीमेट 20 to 25 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे। हमारे साथ हमारे केआईपी टीम के जो टेंडर फाइलिंग के एक्सपर्ट्स हैं, सीए हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करें। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस अनआंसर रहता है तो वो भी हम एफसीआई से लाइन अप करके आपके लिए उसके क्लैरिफिकेशंस अरेंजमेंट करेंगे, ताकि आप इस टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाएं। तो ये टॉपिक्स आज के हम इस वेबिनार में आपके साथ शेयर करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, आप सभी अपने आप को अपनी जो टाइमिंग्स है उसको रिजर्व रखिए। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ में आप डिस्टर्ब मत होइएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और जैसे ही हमारा ये टेक्निकल सेशन एंड होगा और क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस टेंडर के बारे में बता देता हूँ कि जो एफसीआईज है, इट इज ए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो पूरे इंडिया में वीट स्टोरेज का एक काम करती है। और वीट वीट को स्टोरेज करने के लिए, ताकि जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है गेहूं का, उसकी जो स्टोरेज नीड होती है गवर्नमेंट्स को, उसके लिए जो साइलो के लिए जो टेंडर है वो इनवाइटेड किए गए हैं। देखिए पहले जो थे ये कवर्ड गोडाउन्स लेते थे, जो खुले में आपने देखा होगा कि ओपन प्लेन्थ होती थी, उसके बाद कवर्ड गोडाउन्स आए हैं। लेकिन जो साइलो की जो टेक्निक है ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। इसमें स्टील के स्ट्रक्चर्स वर्टिकल फॉर्म में तैयार किए जाते हैं, अच्छी हायर कैपेसिटीज के गोडाउन्स बनते हैं। तो इसके लिए पूरे जो है साइलो के लिए, साइलो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शंस के लिए एफसीआई ने टेंडर इनवाइट किए हैं। 66 लोकेशंस हैं पूरे। अभी जो ये प्रोजेक्ट जो निकला हुआ है इसमें 66 लोकेशंस कवर्ड हैं। टेंडर इनवाइट किया गया है जो कि 8 स्टेट में कवर होगा। 8 स्टेट जो हैं इसमें हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान। यानी इन 8 स्टेट में टोटल 18 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड किए गए हैं। तो हमें जो बिड करना है वो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बिड होगा। आगे मैं डिटेल्स में भी शेयर करूंगा आपको। आप पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए बिड नहीं कर पाएंगे, आप एक प्रोजेक्ट के लिए बिड कर पाएंगे। तो ये टोटल जो है 66 लोकेशंस पे जो है 18 प्रोजेक्ट के माध्यम से और 8 स्टेट में ये टेंडर इनवाइट है। जो मॉडलिंग रहेगी इसमें, ये हब और स्पोक मॉडल है। यानी जो साइलो का जो मॉडल होगा वो हब और स्पोक मॉडल होगा। और जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ओन, यानी DBFOO मॉडल है ये टेंडर फाइलिंग का। इसका मीनिंग ये है कि आपको ही कंप्लीट अपने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, आपने ही फाइनेंस अरेंज करना है और आपने ही इसको ऑपरेट करना है। और ये आपकी ही ओनरशिप में रहेगा। एफसीआई आपसे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक आपका लीज रेंट एग्रीमेंट्स आपके साथ एग्जीक्यूट करती है, ताकि और जिसके लिए ही आपको फाइनेंशियल बिड में पार्टिसिपेट करना होता है। हब और जो स्पोक मॉडल है, इस लेआउट जो मीनिंग्स है कि हब मॉडल आपके रेलवे साइड से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड होते हैं। तो हब और स्पोक मॉडल ये हर एक प्रोजेक्ट में एक एक 2 या 3 स्पोक मॉडल हैं, एक हब है। तो वो प्रोजेक्ट मैंने हमारे ग्रुप में भी मैंने शेयर किए थे। टोटल 18 प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आपको
फिर भी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो आफ्टर वेबिनार हमारे से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। तो लास्ट डेट है टेंडर फाइलिंग की वो 7 अगस्त है। इस तरीके से कीजिएगा कि क्योंकि इसमें हमें टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस भी है, आपको एक बीजी भी अरेंज करना है, तो इस दृष्टि से आप अपना जो प्रिपरेशंस हैं वो थोड़ा टाइमली कीजिए, क्योंकि 7 अगस्त इज द लास्ट डेट। अभी हमारे पास बहुत थोड़ा समय बाकी है, तो आप इसमें ये इस डेट को कंसिडर करते हुए अपनी प्रिपरेशंस कीजिए। प्रोजेक्ट जो साइज है, जैसे मैंने बताया कि आपको 18 प्रोजेक्ट हैं, तो जो टोटल प्रोजेक्ट साइज है मिनिमम इसमें 57 CR से और मैक्सिमम 246 CR तक के टोटल प्रोजेक्ट साइज इसमें कवर है। तो आप अगर अपना नेटवर्थ, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, तो आप इस तरीके से अपने नेटवर्थ के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो फिक्स रेंटल पीरियड यानी FCI जो आपके साथ एग्रीमेंट करने जा रही है, 387 मंथ यानी 32 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का एक पीरियड रहेगा आपका। उतने पीरियड के लिए FCI जो है आपके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने वाली है। तो ये ब्रीफ मैंने आपको टेंडर्स के बारे में बताया। इसके बाद जो अगला एक पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है हमारा, ये है कि टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटीज क्या होगी, यानी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या होगी। तो देखिए इसमें दो तरीके से एक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डिसाइड करता है FCI, एक टेक्निकली है और एक फाइनेंशियली। तो टेक्निकली जो पहले के टेंडर्स होते थे उसमें टेक्निकली एक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते थे कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। तो इस अब की बार वाले प्रोजेक्ट्स में वो आपके लिए डिलीट कर दिए गए, यानी देर इज नो एनी क्राइटेरिया फॉर द टर्नओवर एनी अदर वर्किंग एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ओनली टेंडर फाइलिंग के लिए आपके पास अभी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटीज का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है। और वो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका एटलीस्ट 25% आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए। यानी जो प्रोजेक्ट जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा उसका 25%। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमने यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि प्रोजेक्ट नंबर 6 है यमुनानगर इन हरियाणा। हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, जो FCI ने असेसमेंट किया है कॉस्ट का, दैट इज 147.16 CR, यानी 147 करोड़ के अप्रोक्स का ये प्रोजेक्ट रहेगा। और इस प्रोजेक्ट में 4 लोकेशंस हैं, एक हब मॉडल की है और 3 स्पोक मॉडल्स की हैं। तो ये 147 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है हमारे लिए। अगर अब हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमारे पास जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो इस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% होना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राइट। तो ये एक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है। यहाँ मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यदि आपके पास नेटवर्थ और आप मान लीजिए कि 4-5 प्रोजेक्ट तक क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप सब में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट का जो नेटवर्थ रिक्वायर्ड होगा वो कंबाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए 50 करोड़ का नेटवर्थ है आपके पास, तो अगर आप प्रोजेक्ट 1, 2 और 3 में इन तीनों में 50 करोड़ से नीचे का नेटवर्थ रिक्वायर्ड है, तो आप तीनों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि तीनों में जो नेटवर्थ रिक्वायर्ड होगा उसका टोटल हो वो आपके पास हो, तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक नेटवर्थ जो रिक्वायरमेंट है ये फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का आपके पास ये पैरामीटर है, ये आपको मेट आउट कर। अब हम जान लेते हैं कि नेटवर्थ का मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस पे है। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इसमें। यदि आपके पास अपना कोई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, यानी कोई आपकी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो एज पर बुक्स जो लास्ट अभी हमारा प्रीवियसली फाइनेंशियल ईयर जो ईयर अभी हमारा एंडेड हुआ है 22-23 यानी 31 मार्च 2023 का, उसमें जो आपका जो बुक्स के अकॉर्डिंगली जो इक्विटी शेयर कैपिटल्स है या जो आपके पास रिजर्व हैं वो टोटल्स, और उसमें से जो अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ नहीं हुए हैं, या ऐसे रिजर्व हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं है, वो आप माइनस कर दीजिए। तो ये जो आपका नेटवर्थ एज पर योर बुक्स निकलेगा।
अगर आपके पास पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल उसमें एज पर बुक्स और नेटवर्थ, ये दैट शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय योर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। अगर आप अदर देन कंपनी कंपनी से हैं या पार्टनरशिप से अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लाइन अप करना चाहते हैं, तो आपके पास जो टोटल एसेट्स है उसमें से आप अपनी लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिएगा, तो जो आपके पास नेटवर्थ बचेगा। यहाँ अभी जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं रिसेंटली जो एफसीआई ने दी हैं, अगर आप इंडिविजुअल बिडर्स हैं और आपके पास प्रॉपर्टी बेस है तो उसका जो वैल्यूएशंस होगा, तो वहाँ के जो वैल्यूएटर है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूएटर होते हैं, वो जो वैल्यूएशन करके देंगे वो कंसिडर की जाएगी। और उसके बाद आपका जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट होगा दैट शुड बी सर्टिफाइड बाय योर सीए, यानी सीए सर्टिफाइड नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपको इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो नेटवर्थ जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि नेटवर्थ आपको अच्छे से कैलकुलेट करनी है, ये एक बेसिक पैरामीटर है। यदि आपकी नेटवर्थ एज पर द नॉर्म्स ऑफ द टेंडर फाइलिंग्स अगर आप मेट आउट कर जाते हैं तो आप टेंडर में अप्लीकेबल हो जाएंगे। टेंडर फाइलिंग्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी नॉर्म्स कंप्लाई विद। अब हम समझ लेते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है इसमें, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अप्लाई करने का मोडस क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि आप इसमें एज ए इंडिविजुअल्स एंटिटी के नाते पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप कंसोर्टियम फॉर्म करके भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपके पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या एबीसी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, आपके इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, तो वो एंटिटीज अगर उनके बुक्स में उनका नेटवर्थ क्राइटेरिया मेट आउट होता है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसी के नाम से। और अगर आप बीइंग एन इंडिविजुअल्स आपके पास अच्छा नेटवर्थ है तो आप इंडिविजुअल भी फाइल अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्थ का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं कर पाते हैं तो आप एक कंसोर्टियम फॉर्म कर सकते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ पर्संस आपका बन जाएगा। और वो ग्रुप ऑफ पर्संस उसमें 3 या मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं। उन लोगों का जो नेटवर्थ होगा वो टोटल कंबाइन होगा उसमें, और उसके बाद वो जो टेंडर के जो नेटवर्थ वो कंप्लाई विद कर जाते हैं तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक जो हरियाणा का अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि उसमें अगर 140 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, तो 37 करोड़ का जो है हमें एक नेटवर्थ उसमें चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्थ इतना है, आपकी कंपनी के पास, आपकी फर्म के पास या आपके इंडिविजुअल के पास, तो आप पूरा का पूरा इसमें पार्टिसिपेट एज ए इंडिविजुअल बिडर कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आपने कंसोर्टियम बनेगा, यानी जो ज्वाइंट बिडर्स एग्रीमेंट होगा, 3-4 लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हमने कंसोर्टियम बनाया जिसमें ABCD ये 4 लोग होंगे। चारों लोगों का एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये चारों लोगों का जो पैटर्न है, जैसे मान लीजिए हमें मानते हैं कि XYZ ए है, इसका 26% शेयर होल्डिंग है, बी का 20% है, सी का 28% है और डी का 26% है। और इन चारों का आगे हमने जैसे नेटवर्थ लिखा कि ए का 5 करोड़ है, बी के पास 10 करोड़ है, सी के पास 15 करोड़ का नेटवर्थ है और डी के पास 18 करोड़ का है। तो एज पर द टेंडर फाइलिंग्स नॉर्म्स अगर आप कंसोर्टियम बनाते हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं, तो जो नेटवर्थ काउंट की जाएगी केवल उन्हीं लोगों की काउंट की जाएगी जिनका उस कंसोर्टियम में 26% या उससे ज्यादा का होल्डिंग होगा। तो यहाँ आप टेबल में देख पा रहे होंगे कि ए के पास 26% है तो 5 करोड़ नेटवर्थ है, ये काउंट की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ द टेंडर फाइलिंग्स। बी का 20% शेयर होल्डिंग है लेकिन उसके पास 10 करोड़ का नेटवर्थ है, लेकिन ये काउंट नहीं की जाएगी क्योंकि उसकी शेयर होल्डिंग लेस देन 26%। सी का 28% है शेयर होल्डिंग है, उसके पास 15 करोड़ की नेटवर्थ है, इसकी भी काउंट की जाएगी। और डी के पास 26% शेयर होल्डिंग है, 18 करोड़ का नेटवर्थ है, तो इसकी काउंट की जाएगी। यानी अगर चारों लोगों ने मिलकर कंसोर्टियम बनाया ABCD, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो उसमें से A, C और D की जो नेटवर्थ होगी वो काउंट की जाएगी, और वो जो तीनों की जो नेटवर्थ होगी दैट शुड बी मोर देन योर इक्वल टू 37 CR, तभी आप उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आप काफी अच्छे से मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप कंसोर्टियम फॉर्म करके जाते हैं तो ये इस तरीके का आपने मॉडल्स इंश्योर करना है। और इंडिविजुअल अगर आपके पास नेटवर्क क्राइटेरिया है
तो आप आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये मैंने अप्लाई करने के लिए जो इंडिविजुअल एंटिटीज है और कंसोर्टियम फॉर्म है उसके बारे में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन शेयर की। अब जो एसपीबी मॉडलिंग्स है वो क्या है, तो है उसको जो टेंडर सबमिट करना है, उसको जो एक प्रोजेक्ट में जितने भी लोकेशंस है, एंटायर सेट ऑफ लोकेशंस, आपको कंप्लीटली पूरे लोकेशंस के लिए जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जो सिलेक्टेड बिडर होगा, यानी टेंडर जब ओपनिंग होगी, अगर आप L1 पे आ जाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपने उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल, यानी एक स्पेशल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आपको इनकॉर्पोरेट करनी होगी उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ ये पॉइंट नोटिंग का है कि आपको एसपीवी पहले नहीं बनानी है। आपको कोई ज्वाइंट, अगर आप कंसोर्टियम बिडिंग कर रहे हैं, आपको पहले कोई पार्टनरशिप फर्म, पहले कोई कंपनी नहीं बनानी है। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो उसके बाद आपको एसपीवी फॉर्म करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हमें एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है कि यमुनानगर वाला प्रोजेक्ट है, 6 नंबर का प्रोजेक्ट है, इसमें 4 लोकेशन, मुस्तफाबाद और जगाधरी, यानी चारों लोकेशन का बंच होगा इकट्ठा। इन चारों लोकेशन का एक प्रोजेक्ट बनेगा। और जो इस कैंडिडेट को जो बिडर्स अगर सिलेक्टेड होगा, उसको इन चारों प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एसपीवी फॉर्म करनी होगी आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द बिडिंग्स। तो यहाँ आपने, क्योंकि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके माइंड में ये रहता होगा कि सर क्या हम इंडिविजुअल लोकेशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअल लोकेशंस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको एसपीवी मॉडलिंग मैंने शेयर। अब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स है, यानी जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें मान लीजिए 4 लोकेशंस है, तो वहाँ जो लैंड आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है वो अभी नहीं करनी है आपने। अगर आपके पास अभी है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अगर अभी है, आपके पास मैनेज है, तो आप कर सकते हैं। आप लैंड के ओनर भी हो सकते हैं। अगर आप लीज पे लेना चाहते हैं तो 35 ईयर मिनिमम इसमें लीज नॉर्म्स है, रजिस्टर्ड लीज डीड आपके पास होनी चाहिए। और अगर अभी नहीं है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको विद इन 270 डेज, यानी 270 दिन के अंदर, यानी 9 महीने के अंदर अंदर जो टोटल आपकी लैंड रिक्वायरमेंट है, साइट्स हैं, उसका 80% तक का आपको कंफर्म करना है। यानी आपको लैंड आइडेंटिफाइड करने के लिए आगे 9 महीने का स्पेशल एक टाइमिंग दिया जा रहा है, ताकि आप आसानी से लैंड को आइडेंटिफाइड कर पाए। इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यदि आपका जो कंसेशन एग्रीमेंट, जैसे अलॉटमेंट के बाद आपका कंसेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, आपने अपनी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज हैं विद इन 30 डेज आपने डिपॉजिट कर दी हो, और आपने 240 दिन के अंदर अंदर 60% जो लैंड आइडेंटिफाइड कर ली हो, यदि आपका हब मॉडल है और आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल रेलवे से ले ली है विद इन 22 ये जो टोटल 270 डे का पीरियड है, ये आपका एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई लैंड आइडेंटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि आपकी 5 लोकेशंस हैं, तो 270 दिन के अंदर अंदर 5 का 80%, यानी 4, कम से कम 4 लोकेशंस आपके आइडेंटिफाइड हो जाने चाहिए, जो लैंड क्राइटेरिया है वो मीट आउट हो जाना चाहिए। आप जान लेते हैं कि लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और यही एक चैलेंजिंग पैरामीटर्स भी है कि सर हमें लैंड आइडेंटिफाइड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। 2 मॉडल हैं, जैसे मैंने बताया आपको, स्पोक मॉडल है और हब मॉडल है। और इधर मैंने कैपेसिटी शेयर्स की हुई है, 25,000 MT, 37,500, 50,000। फॉर एग्जाम्पल, अगर 25,000 MT का स्पोक मॉडल है तो आपको 4 एकड़ की लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर 25,000 MT का हब मॉडल है तो आपको 15 एकड़। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये आपने ये बाद में भी मैं आपको डिटेल्स में शेयरिंग कर देंगे कि जो लैंड रिक्वायरमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बता दी जाएंगे। अब जो लास्ट टाइम जो टेंडर्स मैंने बताया कि इट इज़ द प्रोजेक्ट 2, यानी फेज 2 के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुए। लास्ट टाइम भी जो लास्ट ईयर्स जो टेंडर ओपन्स हुए थे, तो उसमें भी काफ़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था।
और काफ़ी इन्वेस्टर के या बिडर्स का ये माइंड में रहता है सर कि पिछली बार क्या रेट गए थे, हमें थोड़ा सा बताइए। तो ये पिछले जो लास्ट बिडर्स नेम है, अडानी, भगवती, बीआरसी, स्टोनवुड, केआरबीएल, एग्रोचिल्स, ये कुछ फर्स्ट जो सेवन्स हैं, इनके हमने L1 जो है, L2 L3 हमने शेयर किए हैं। यानी लास्ट टाइम अडानी ग्रुप्स ने साइलो प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट निकले थे वो अक्वायर किए थे। 1199 रुपये का उनका जो फिक्स स्टोरेज रेंट का लास्ट L1 रहा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर अब की बार हम प्लानिंग करें तो आप अपना 1200 प्लस 1300 1400 तक का आप लाइन अप कर सकते हैं एज पर योर कॉस्ट पैरामीटर्स। आगे मैं डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा एक रेवेन्यू मॉडल्स के माध्यम से, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें मिल पाएगी। अब हम जान लेते हैं कि रेवेन्यू मॉडल्स क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो डिटेल्स शेयर की उससे आपको एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की होगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कि 32 साल का जो 387 मंथ का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको अर्निंग कैसे होगी। तो इसमें जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं, वो पहला है फिक्स स्टोरेज चार्ज। यानी आपको पूरे एग्रीमेंट पीरियड के लिए फिक्स स्टोरेज चार्जेस मिलेंगे, चाहे उसमें यूटिलाइजेशन हो या ना हो, और इसी के लिए ही आपको फाइनेंशियल बिड करना होता है। दूसरा जो है वो वेरिएबल चार्जेस हैं, जो आपके स्टोरेज होगी उसके अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल चार्जेस आपको एफसीआई देगी आपके स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। और तीसरा है हैंडलिंग चार्जेस, यानी बल्क में क्योंकि अनलोडिंग लोडिंग्स वगैरह होंगी, तो ये तीन तरीके से आपको वहां से रेवेन्यू जनरेट। तो अब हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो फिक्स स्टोरेज चार्जेस हैं वो कैसे डिटरमाइंड होंगे। जो सिलेक्टेड बिल्डर होगा उसका जो L1 होगा, जो उसने जो रेट कोट किया होगा, जिसका सबसे कम होगा उसको जो टेंडर अलॉट होता है। तो ये L1 बेस पे जो रेट कोटेड होंगे टेंडर पे, उसके अकॉर्डिंगली जो आपने रेट कोट किया, अब पहले साल जो आपने रेट कोट किया वो आपको मिल रहा है। सब्सिक्वेंटली ये अगले सालों में एनुअल रूप से 2% का इसके अंदर डिक्रीजमेंट होगा, यानी हर साल वो 2% से डिडक्शन होगा उसमें जो आपने फिक्स रेंट कोट किया। साथ में जो WPI और CPI का इंडेक्स है, यानी जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इसमें जो इंक्रीमेंट होता है उसके प्रोपोर्शनेट इसमें इंक्रीमेंट भी होगा। यानी जो फिक्स स्टोरेज रेंट आपने कोट किया, जो आपका जिस पे आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें से 2% अगले साल हर साल उसमें से रिड्यूस होता जाएगा, प्लस उसमें जितना उस ईयर पर्टिकुलर ईयर्स में इंक्रीमेंट आएगा WPI का और CPI इंडेक्स का, उससे वो इंक्रीज भी होगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो घटेगा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इंक्रीमेंट भी उसमें ऐड होगा, और ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट ही आएगा। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझें, मान लीजिए कि आपने यमुनानगर लोकेशंस के लिए एक एग्जाम्पल्स के लिए ले रहे हैं हम यहाँ फिगर से, कि आपका L1 जो 100 रुपये पर एमटी, तो 100 रुपये पर एमटी आपका एक फिक्स स्टोरेज चार्जेस आपको मिलता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा और कैसे इसके अंदर डिक्रीमेंट होगा। तो WPI इंडेक्स है, मान लीजिए वो जो हमारा जनवरी 23 जो अभी रिसेंटली ईयर चल रहा है उसका 150.6 है। पिछले साल का जो WPI इंडेक्स था वो 142.9 था। यानी आप इसमें देखेंगे कि इंक्रीमेंट हुआ 5.38% का। WPI इंडेक्स में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हमने यहाँ आइडेंटिफाइड किया। ऐसे ही जो CPI इंडेक्स है, जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ताकि ओवरऑल इम्पैक्ट गवर्नमेंट इसमें कंसिडर कर रही है। जनवरी 2023 में ये 132.80 है, और जनवरी 2022 में जो 125.10 था। यानी इसमें ओवरऑल इंक्रीमेंट 6.15% का है। अब हम समझते हैं इसकी फॉर्मुलेशंस। अब आप देखिए कि जो WPI होगा, जैसे हमने ये मान के चले कि पहले 2 साल तो आपके कंस्ट्रक्शन फेज में चले जाएंगे, लैंड आइडेंटिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन का। तीसरे साल ऑन बोर्ड आपका एक रेंटल हमारा स्टार्ट हो जाता है। और हमने मान लीजिए कि तीसरे साल का जो हमारा WPI इंडेक्स अभी हम एग्जांपल्स के लिए ले रहे हैं कि वो 150.6 था। और जैसे हमने पीछे देखा कि एवरेज उसमें इंक्रीमेंट जो था 5.38% का था। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम उसको ले रहे हैं कि WPI में जो 5.38 का इंक्रीमेंट था, अकॉर्डिंगली हमने आगे इसमें कैलकुलेशन की अगले 10 सालों के लिए। ऐसे ही जो CPI इंडेक्स था हमारा 132 है, इसमें हमने एक एनुअल इंक्रीमेंट लिया जो 6.15 के हिसाब से, यानी चौथे साल में 140 हो जाएगा, उसके बाद 149, 158।
ये सीपीआई इंडेक्स में इंक्रीमेंट है और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में इंक्रीमेंट है। अब ये दो चीजें समझने के बाद अब हमारा जो है फिक्स स्टोरेज रेंट कैलकुलेशंस होगा। अब मान लीजिए हम 5वें साल पे चलते हैं, जो कि 2 साल अगर हम कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो 7वां साल वो यहाँ ट्रीट होगा। तो 7वें साल में आपका जो बेस रेंट होगा, यानी हमने 100 रुपये माना था, और वो हर साल 2% रिडक्शन होता जाएगा। और जो 5वां आपका जो पे आउट वाला जो ईयर रहेगा, अगर हम उसको उस डेफिनेशन में लें, तो 5 साल बाद वो 100 से जैसे 2% रिडक्शन होगा, 98 बचेगा, 98 में से फिर 2% रिडक्शन होगा, 96.04 बचेगा। सब्सिक्वेंटली ये होता होता आपके 5वें साल में 92.24 हो जाएगा। यानी आपको ये लग रहा है कि जो 100 रुपये आपने कोट किया वो घटता जा रहा है, और 5वें साल में आपको 92 मिलेगा। लेकिन इसमें जो इंक्रीमेंट होगा, तो उस साल में जो 5वें साल जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, डब्ल्यूपीआई जो है हमारा मान लीजिए 185 हो जाता है, और जो डब्ल्यूपीआई हमारा बेस ईयर का यानी स्टार्टिंग ईयर का था 150 का, तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट आया, ऐसे ही सीपीआई इंडेक्स जो है उसमें 5वें साल में ये 168 हो गया, और उसका जो बेस था वो 132 था। तो इन दोनों में जो इंक्रीमेंट आएगा उसका एक परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जो आपका बेस रेट होगा प्लस उसके अंदर जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ उसका 70% लेंगे, और जो सीपीआई इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ उसका 30% लेंगे। जैसे इसी एग्जांपल्स में आप देखोगे कि 5वें साल में जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स है वो 185 है, यानी 185 है। तो 185 में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आया, यानी बेस ईयर से 150 जो बेस ईयर का इंडेक्स है उसमें से इसको माइनस किया, इसमें 185 माइनस 150 डिवाइड किया इसको 150 से, तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ उसका 70%, उसका मल्टीप्लाई मैंने 75% किया है। ऐसे ही सीपीआई इंडेक्स में जो इंक्रीमेंट आया, यानी 168 132 168 हुआ, जो इंक्रीमेंट हुआ उसका 30%। ये दोनों जुड़ के आपके बेस रेट में जुड़ जाएंगे, जो कि 1.24 निकल के आपका आया। यानी 5वें साल में जो इंक्रीमेंट हुआ आपका डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, वो 1.24 आपका यहाँ बन के आ रहा है। तो अब आपका जो रेंट क्या होगा, कि 5वें साल में जैसे हमने देखा कि जो बेस रेंट था हमारा 100 से घट के 92.24 रह गया था। अब इसमें इंक्रीमेंट जो होगा, जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इंडेक्स के थ्रू इंक्रीमेंट आया, जो हमने ऊपर फॉर्मुलेट किया कि 1.24, तो इसमें अब 1.24 के अकॉर्डिंगली इसका इंक्रीमेंट आ गया। यानी ये जो 5वें साल में आपका जो किराया निकल के आएगा वो 114 रुपये 38 पैसे पर मीट्रिक टन का आपका। इस तरीके से आपका जो ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशन इसमें चलेगा। फिक्स स्टोरेज चार्जेस की रिगार्डिंग से मैंने आपको बताया। तो अकॉर्डिंगली अगर हम फॉर्मुलेट करें 10 सालों में, तो पहले 2 साल जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शंस के, हमने तीसरे साल से इसको माना, तो आपका 100 रुपये, फिर ये घट के 98 रुपये 96 रुपये 94 पैसे 94 रुपये 92 रुपये, ऐसे कॉन्सिक्वेंटली 2% का रिडक्शन है। और जैसे पीछे अभी हमने फार्मुलेट किया कि डब्ल्यूपीआई का और सीपीआई का इंडेक्स का इंक्रीमेंट होगा, वो इंक्रीमेंट मान लीजिए हमारा इस तरीके से आता है कि पहले साल का 1 है तो अगले साल 1.06 है, 1.12 है, 5वें यानी 5वां यानी 7वां साल हमारा यहाँ जो हमने जो कैलकुलेट किया था कि 1.24 आ रहा है। तो अब आप देखोगे कि 1.24 से ये मल्टीप्लाइड होके नेट फिक्स रेंट जो है हमारा 114 रुपये 38 पैसे जो कि निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से फिक्स स्टोरेज रेंट की आपकी कैलकुलेशन इसमें रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल स्टोरेज चार्जेस की। ये आपको यूटिलाइजेशन बेसिस पे मिलेगा, और 0.758 जो है पर क्विंटल पर मंथ, यानी अगर उसको दूसरी भाषा में देखें तो 7.5 रुपया आपका पर मीट्रिक टन पर मंथ हो गया अप्रोक्सीमेट। ये आप, लेकिन इसके अंदर भी जो इंक्रीमेंट फैसिलिटी है वो आपकी ऐड है, यानी डब्ल्यूपीआई की सीपीआई का इंडेक्सेशन जो इंक्रीमेंट आएगा उससे ये बढ़ता रहेगा, इसमें कोई डिडक्शंस नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली जो हमने इंक्रीमेंट्स कैलकुलेट किया था 1.24 का डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का, तो 5वें साल में ये जो है आपका इंक्रीज होके 7.5 रुपए से 9 रुपये 40 पैसे पर मीट्रिक टन आ जाएगा। अगर हम क्विंटल्स में देखें
तो 0.758 का 1.24 से मल्टीप्लायर हो जाएगा और 0.94 पर क्विंटल पर मंथ आपका वेरिएबल्स निकल के आएगा। मंथ आपको ये किराया हर साल कंटिन्यू मिलता रहेगा विद इंक्रीमेंट। तो अगर इसको टेबुलर फॉर्म में देखें हम, तो इस तरीके से आपको ये 0.758 था, ये बढ़ते 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 आपका जैसे 5वें 6ठे 7वें साल में इस तरीके से इसका इंक्रीमेंट होगा WPI इंडेक्सेशन के साथ। तो ये फिक्स स्टोरेज चार्जेस और ये वेरिएबल स्टोरेज चार्जेस जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो हैंडलिंग चार्जेस होते हैं ये एग्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कि कितना लोडिंग अनलोडिंग्स वो आपको मिलेगा, ये फिक्स हैं। और कंसेशन एग्रीमेंट्स में इसकी डिटेल्स दी गई है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको मिल पाए। तो इस तरीके से जो रेवेन्यू मॉडल्स है आपका फिक्स स्टोरेज, वेरिएबल स्टोरेज और हैंडलिंग चार्जेस ये आपको मिलेंगे। और इस तरीके से आपका जो टोटल रेवेन्यू मॉडल्स है वो क्लैरिफाई होता है। तो आप इस तरीके से प्लानिंग करके अपनी जो फाइनेंशियल बिड आपको करनी है, आप उसका जो रेट डिटर्मिनेशन है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सारा प्रोसेस है, आपको हो सकता है अगर आप नए हो तो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो KIP आपको इसके लिए पर्टिकुलर एक सर्विस दे रही है। हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हम आपको पूरा कंप्लीट टेंडर फाइलिंग्स में और डॉक्यूमेंटेशन में आपको सपोर्ट करें। इसके साथ साथ हम आपको जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनेगी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली कि आपको कितना रेट कोट करना चाहिए, उसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनेगी आपकी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका बैंक के प्रोविजंस क्या होंगे, आपका अगले 32 सालों में रेवेन्यू मॉडल्स क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो क्या बनेगा, IRR क्या आएगा, पे बैक पीरियड क्या आएगा। तो ये पूरा पूरा एक कैलकुलेशंस हम आपको करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल्स के लिए आपको एक स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग्स यहाँ हो जाए। जस्ट ए मोमेंट्स। ये देखिए आप, मैं आपको इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूँ ताकि आपको एक इसकी अंडरस्टैंडिंग्स मिल जाए आपको। ये आई थिंक आपको विजिबल होगी स्क्रीन। अतुल विजिबल है स्क्रीन? ओके ओके। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है राजस्थान 1 का है, ये 2 लाख मीट्रिक टन का प्रोजेक्ट है। टोटल जो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 184 करोड़ के अराउंड है। तो ये एग्जांपल्स जो एज पर FCI टेंडर्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एज पर FCI जो नॉर्म्स है ये 184 करोड़ में लैंड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। आपकी लैंड कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 184 या लमसम में ले 185 करोड़ का प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट है आपका। अब इसमें मान लीजिए कि आपने हमें फाइनेंशियल भी डिटरमाइन करना है, रेट डिटरमाइन करना है। 75% तक का आप इसमें लोन का प्रोविजन कर लेते हैं, बैंकिंग लोन्स का, क्योंकि बैंकर्स भी इस टाइप के प्रोजेक्ट में बड़े इजीली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म उनको रेंटल इनकम श्योर्स लोन होते हैं, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो टर्म लोन जैसे इसमें 75% का रहेगा हमारा, और ऑन फंड यानी हमने 25% अपना पैसा लगाया, यानी इक्विटी जो फंड्स है हमारा क्या है। मान लीजिए कि हमने जो लोन है वो 8% की रेट पे लिया, 2 साल हमारा मोरेटोरियम रहेगा। टोटल जो पीरियड है लोन का वो 15 साल है, और जो EMI हमें पे करनी है वो 13 सालों में करनी है। तो इस इस ड्यूरेशन में जो मोरेटोरियम पीरियड रहा, यानी आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड रहा जिसमें आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा, उसका आपको ब्याज भी पे करना होता है। तो ब्याज भी एक्चुअल में आपकी एक कॉस्ट बन जाती है जो आपको ऑन गोइंग स्टेज पे पे करना होता है। ये एक एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 की बजाय कम हो सकता है, मोरेटोरियम कम हो सकता है। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग हमने की है ये इनपुट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया, बैंक लोन का प्रोविजन लिया, अपने फंड्स का प्रोविजन लिया, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया, और मान लीजिए अब आप इसमें अपना जो है फिक्स स्टोरेज चार्जेस जो आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ 1300 रुपये पर कंसिडर किया है इसको। 1300 रुपये पर मीट्रिक टन पर ईयर का हमने इसको फिक्स किया। और जो वेरिएबल स्टोरेज चार्जेस हैं वो जैसे कि मैंने शेयर किया 0.758 पर क्विंटल पर मंथ है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, आपका जो स्टाफिंग है,
या इलेक्ट्रिसिटीज हैं, एक ओवरऑल इंश्योरेंस है एक्सेट्रा, ओवरऑल हमने उसको एक कैलकुलेट कर लिया कि 15% है। अगर आपको लगता है कि ये कम है, आप कम भी ले सकते हैं। और एक एवरेज इंक्रीमेंट उसमें हर साल का हमने 8% का दिया कि हर साल ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो अगर इस मॉडलिंग से हम चलते हैं, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इस तरीके से बढ़ते हैं, और जो स्टोरेज चार्जेस, फिक्स स्टोरेज चार्जेस हमने 1300 ले लिया, वेरिएबल चार्जेस हमने ये ले लिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने ये ले ली, तो आपका जो WPI है, क्योंकि मैंने इसमें इंक्रीमेंट आपको बताए थे, जैसे हमने वो लिया मॉडल के थ्रू, जैसे मैंने समझाया आपको कि बेस ईयर का WPI ये, CPI का बेस ईयर का ये इंडेक्स है, हमने अकॉर्डिंगली इसमें इंक्रीमेंट ले लिए। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर इसमें 5% का एक डेविएशन हो सकता है, पेसिमिस्टिक भी हो सकता है, आपका कम भी हो जाए और आप ज़्यादा भी हो जाए, 5% का डेविएशन भी अगर इसमें से लेते हैं, तो हमारी फाइनल आउटपुट क्या निकलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने 1300 के हिसाब से और जो कॉस्ट नॉर्म्स के हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम ये रेवेन्यूज फाइनेंशियल प्रजम्पशंस लेते हैं, तो आपका जो IRR होगा, इक्विटी बेस का जो IRR होगा, यानी शेयर होल्डर के लिए जो IRR होगा, वो हमारा तकरीबन 14.88% निकल के आ रहा है। यानी अप्रोक्सीमेट 15% तक का आपको IRR इसमें मिल रहा है आपके अपने फंड्स पे। अगर इसको हम पेसिमिस्टिक कर लें, अगर थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंसेस बेस बढ़ जाता है जैसे मैंने ऊपर शेयर किया, तो ये डाउन हो सकता है आपका 13.5 तक। और 5% का जैसे मैंने बताया कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके चलते हैं, तो इट विल गोज अराउंड 16.27%। ये आपका IRR है, ऑप्टिमिस्टिक का भी है और आपका पेसिमिस्टिक और बेस का भी। अगर हम पे बैक पीरियड की बात करें इस मॉडलिंग पे कि आपका अपना पैसा कितने सालों में एक्यूमुलेटेड होकर आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा, तो पे बैक आपका अप्रोक्सीमेट इसका आ रहा है, बेस अगर हम माने, और बहुत रिवर्स जैसे पेसिमिस्टिक में जाएं तो 13 साल हो सकता है बढ़ के, और लोवेस्ट ये 10 साल भी हो सकता है। तो ये जो मैंने बताया, ये आपके फिक्स स्टोरेज रेंट के हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए अब एग्जांपल्स के लिए आप कहते हो कि सर नहीं, हमारा जो है रेंट आप 1400 डालिए, तो अगर हम 1400 इसमें करेंगे, 1400 मैंने जैसे ही किया, तो आपका जो IRR होगा वो आप देख रहे हो कि बढ़ गया अब आपका, जो पहले 14 आ रहा था अब वो 16 के करीब चला गया आपका। और जो पे बैक आपका रिड्यूस होके 11 से 10 हो गया, और बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक में जाएंगे तो 9 साल पे आ जाएगा। अगर आप कहते हो कि सर नहीं, आप मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं 8 में नहीं, मेरे को 7% में अरेंज हो जाएगा, आप 7% ले लीजिए, इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी आपकी, तो आपका इंक्रीज, आपको इजाफा हो जाएगा, आपका IRR बढ़ के 17.44 हो जाएगा, और आपका पे बैक जो है घट के 9 साल पे, और जो अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू में देखें तो 8 साल तक रह जाएगा। अगर आप इसको, अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, जो इस तरीके के मॉडलिंग में, ये पूरा मॉडल हमने डिजाइन किया हुआ है, आपका कस्टमाइज डिजाइन हो जाएगा। आगे सारा का सारा इसमें कैसे डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स है, वो प्रोविजंस भी हमने लाइनअप किए हैं। और आप इसको थोड़ा ये देखना चाहते हैं कि आपकी कैपेसिटी रिस्क बियरिंग की कितनी है, आप कहते हो सर नहीं, इसको 1200 पे करके देखें हम, तो 1200 पे जैसे करेंगे, तो हमारा जो IRR है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको भी हम जो है 7 की बजाय 8% कर लेते हैं पहले ही लेवल पे, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आप देखोगे कि आपका IRR जो 13% पे रहेगा, और पे बैक आपका 13 साल का पे बैक इसमें बनता है। तो मॉडलिंग के बेस पे इसमें इनपुट्स आप चेंज कर सकते हैं। आपका अगर आपको लगे कि जो मेरी लैंड कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, मैं लीज पे लेके, तो आपका कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट जैसे कम होगा तो IRR बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का है, अगर वो रिड्यूस करा सकते हैं तो उससे आपका IRR बढ़ जाएगा। तो आप अपनी रिस्क असेसमेंट इसको इजीली यहाँ इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कि बहुत सारे स्टेट में सब्सिडी के भी प्रोविजंस हैं, बहुत सारे स्टेट में सब्सिडी के भी प्रोविजंस हैं। तो आप ये जरूर देखिएगा, जिस स्टेट के लिए आप टेंडर फाइलिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको सब्सिडी बेनिफिट भी, जो वहाँ गवर्नमेंट की वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसीज हैं, उनके बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो हमने अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके साथ शेयर की, उसमें मैंने सब्सिडी के प्रोविजन को कंसिडर नहीं किया है। यानी अगर आपका सब्सिडी लाइनअप करते हैं, तो आप और भी अपनी जो कोट है उसको रैशनल बना सकते हैं, ताकि विनिंग कोट आप कर पाए।
तो यहाँ ये इम्पोर्ट, जैसे हरियाणा में 5 करोड़ तक की सब्सिडी है, गुजरात में भी 15 करोड़ तक का एक सब्सिडी प्रोविजन है वेयर हाउसिंग्स पे, यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो सब्सिडी प्रोविजंस को भी कंसिडर कीजिएगा, ताकि सब्सिक्वेंटली फिट मिल जाता है तो आपके वो प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करें। तो यहाँ तक का जो आई होप जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, आपको पूरा पूरा ये मॉडल समझ में आया होगा, और हमने पूरा कोशिश किया है आपको टेंडर्स से रिलेटेड कुछ बारीक इंफॉर्मेशन शेयर करने का और जो रेवेन्यू मॉडल्स है वो समझाने का। अब हमारा जो टेक्निकल सेशंस है वो यहाँ एंड कर रहे हैं हम, और अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अगर किसी भी पार्टिसिपेट का कोई क्वेश्चंस हैं तो हम यहाँ कोशिश करें, हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स सी विकास कपूर जी भी जुड़े हुए हैं और मैं भी हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उनको प्लीज अनम्यूट करके उनका क्वेश्चनिंग्स आप ले सकते हैं। तो इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पार्टिसिपेट्स, ताकि हम आपको वो उसका आंसर दे पाए। हेलो, इज देयर एनी क्वेश्चंस? आप अगर आप चैट बोर्ड में लिख के भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज बताएं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, आफ्टर वेबिनार आप हमारे से पूछ सकते हैं, और ताकि हम उत्तर दे पाए। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, एक इसमें एफसीआई का टर्मिनेशन वाला क्या सिस्टम है, अगर कभी वो फ्यूचर में एग्रीमेंट टर्मिनेट करें? देखिए, वैसे टर्मिनेशंस के जो क्लोज हैं वो डिटेल्स में जो है, जो डीसीए का एग्रीमेंट है, कंसेशन एग्रीमेंट्स हैं, वो हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे प्राइमरली क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट फिक्सअप हो जाता है आपका, और कॉन्टिन्यूसली एक बार आपका सेटअप हो गया, उसके बाद क्योंकि उसको एफसीआई ने अपना स्टोरेज कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो टर्मिनेशन का ऐसा कोई प्राइमा फेसी कोई डिफाइन नहीं है साल का कि के लिए मामला एफसीआई कर रही होगी, कल को क्रॉप चेंजेस हो जाती है, एरिया में वीट होनी बंद हो जाती है, एग्रीमेंट इसका इनका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो पाता, उस केस में क्या होगा? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद एफसीआई पीछे हट जाए? सर देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एफसीआई, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये कितना हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर भी हमारा सजेशन ये है, अगर आपको इस टाइप का डाउट है, आपको एफसीआई से और जो इनका एग्रीमेंट है उसको थोड़ा गो थ्रू करना चाहिए। और इस टाइप के कोई डाउट्स है तो आप उनसे डायरेक्ट क्लैरिफिकेशंस भी ले सकते हैं उनके ऑफिशियल्स में। ये सारा काम एफसीआई पहले अपने वेयर हाउसेज में कर रही है, ये साइलों में इसका ये काम जाएगा तो वेयर हाउसेज भी खाली हो ही रहे हैं, वो भी बड़े लंबे एग्रीमेंट हुए थे और ये सारे इसमें जाएंगे तो वो भी तो हाँ, खाली हो रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल, आपका हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू की जो पीछे जो कवर्ड गोडाउन्स बने हैं वो खाली हो रहे हैं, और आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में देखें, अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है तो देखिए, क्योंकि ये तो कंडीशनल माइंडसेट से हम टेंडर फाइलिंग नहीं कर पाते हैं। टेंडर इश्यूइंग अथॉरिटीज हैं, उसके राइट्स होते हैं। तो आपका जो डाउट्स है या जो एक रिस्क है आपका कि अगर फ्यूचर्स में ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या होगा, तो आई थिंक इसके ऊपर आपको एफसीआई से एक या इनका एग्रीमेंट को डिटेल में स्टडी कर लीजिए, और इनसे और अगर आप फेस टू फेस मीटिंग कर लीजिए अगर आपको इस टाइप के डाउट्स है तो। एक जो हब के लिए रेलवे लाइन चाहिए, तो रेलवे लाइन का वो किसका पार्ट रहता है? नहीं सर, देखिए रेलवे लाइन से कनेक्टेड जो लैंड है ये लेते हैं, जैसे जो भी लैंड रेफरेंस एरिया है, आप जब भी टेंडर को ओपन करेंगे तो उसमें अपेंडिक्स 10 है, और उसमें वो डिफाइन करते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है, इससे 10 किलोमीटर की आगे की हमने लैंड आइडेंटिफाइड करनी है। तो वहां तक का जो सारा सारा सेटअप है वो आपको करना होता है इसमें। नहीं, जैसे हमें लैंड है वो रेलवे लाइन के नजदीक लेनी पड़ेगी? हाँ जी, हाँ जी, वो लिखा हुआ है उन्होंने, नहीं, आपको अगर ऐसा तो देखा। नहीं कि रेलवे लाइन उसके आगे से या उसके बीच में से जानी चाहिए, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो लैंड जो भी प्रोजेक्ट होगा ना सर आपका, क्योंकि है? देखिए लैंड रेफरेंस एरिया इन्होंने लिखा हुआ स्पेसिफिकली, वो आप वहां से प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली देख सकते हैं सर। और तीसरा जो इसमें हैंडलिंग चार्जेस हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जो हैंडलिंग चार्जेस हैं इसमें भी इंक्रीमेंट होंगे जैसे इसमें इंक्रीमेंट हो रहे हैं फिक्स्ड में और वेरिएबल में? हैंडलिंग चार्जेस में इंक्रीमेंट्स का जो प्रोविजंस है, आपका पॉइंट सही है। हैंडलिंग चार्जेस में नंबर ऑफ बैग्स, डे बैग्स, बिल्कुल है सर, इसमें भी इंक्रीमेंट, बिल्कुल सही पॉइंट है। और एक इसमें ये भी बात है कि जो हैंडलिंग चार्जेस के इन्होंने रेट स्पेसिफाई किए हुए हैं, हाँ जी, और हाँ अब जी। जो एफसीआई हैंडलिंग चार्जेस दे रही है हम्म। उससे आधे से भी कम है।
अच्छा अच्छा। अब तो ये तो सर देखिए, क्योंकि इनका जो अभी पीछे प्री बिड कॉन्फ्रेंस हुआ था, और ऐसा कोई अभी तक कोई इसमें चेंजेस का कोई अभी प्रोविजंस नहीं आया, अगर कोई ऐसा है तो। क्योंकि चार्जेस जो अब दे रही है ना, उसका मतलब 30 40 50% चार्जेस है जो आप इसमें स्पेसिफाई, और आगे जाके तो रेट इसके और बढ़ते हैं। हैंडलिंग चार्जेस तो जैसे आपने दूसरों में कहते हैं कि 5 या 2% या 3% पर ईयर बढ़ जाएगा, जो हैंडलिंग चार्जेस तो 10 10 15 15% बढ़ते हैं हर साल। ये बिल्कुल सही है सर। अब तो देखिए जो इन्होंने लिखा हुआ है टेंडर्स में, क्योंकि हम इस टाइप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका बिल्कुल सही हो सकता है, ये अपना एक रिस्क असेसमेंट है। हैंडलिंग चार्जेस जो डिफाइन किए हुए हैं, इसमें इंक्रीमेंट उसी तरीके से ही है जो WPI का और उसका बेस का है आपका। लेकिन एक्चुअल में बहुत डिफरेंस रह जाएगा ना इसमें, अभी भी बहुत डिफरेंस है और आगे जाके और भी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर आपका। वो देखिए सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग जब करते हैं, क्योंकि देखिए ये वेरिएबल स्टोरेज भी दे रहे हैं आपको, फिक्स स्टोरेज भी आपको दे रही हैं पैरेलली, तो हाँ जी। तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके आप अपना जो है असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और जो ऑलरेडी, जो पिछले वाले जो ये कर रहे हैं, जो पीछे चल रहे हैं ऑलरेडी रनिंग में, ये वर्किंग में, उनका हाँ जी हाँ। रेवेन्यू क्या रह रहा है, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रह रही है? सर देखिए ये 1 to 1 बेसिस है, और उनका हम किसी के बारे में क्या उनका बताएं कि क्या उनको प्रॉफिटेबल है। हर एक इन्वेस्टर का अपना एक मॉडस होता है, उसकी कॉस्ट है, मैनेजमेंट है, मैनेजरियल एफिशिएंसी है, टेक्निकल एफिशिएंसीज हैं। तो वी कैन नॉट से अबाउट एनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। जितेंद्र जी, हाँ जी सर, नाम नारायण बता। अग्रवाल बोल रहे थे कोलकाता से। क्या नाम है सर? नारायण अग्रवाल कोलकाता से। नारायण अग्रवाल जी, कोलकाता से। हाँ जी बोलिए सर। सर एक हम बोल रहे थे, जैसे इन्होंने एक प्रोजेक्ट कॉस्ट मेंशन किया है, हाँ जी हाँ जी। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट और रियल कॉस्ट जो हम बनाने में लगेगा, ये क्या डिफर होगा, हायर होगा या लोअर होगा? देखिए ये जो कॉस्ट इन्होंने दिया है, एफसीआई ने प्री असेसमेंट करके ही दिया हुआ है सर, सारा का सारा। हम्म, और एफसीआई ये कहती है कि कॉस्ट में भी डेविएट सर, आपकी कॉस्ट डेविएट हो सकती है। जैसे इन्होंने मान लीजिए लैंड की जो कॉस्ट ली, हो सकता है आपको रियल ग्राउंड पे वहाँ आपको सस्ते में भी मिल जाए, महंगे भी मिल जाए सर। और आप लैंड को ओन करने के बजाय आप लीज पे ले लेते हैं, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। तो इसमें हल्का डेविएशन आपका आ सकता है, 5 to 10% का, ये आप भी जा सकती है और कम भी रह सकती है सर आपके लिए। नहीं, डिवीजन बस 5 to 10% रहेगा कि हायर डिवीजन कैन बी? हाँ जी, क्या करें हम सर? बोलते हैं सर, डेविएशन आपका 5 से 10% रहेगा, अदर देन लैंड कॉस्ट, आपकी जो साइलो कॉस्ट भी आएगी, हाँ उसकी हाँ, कॉस्ट भी है। बिल्कुल सही है सर। तो हमको जो लगता है कि आई थिंक साइलो कॉस्ट विल, प्रोजेक्ट कॉस्ट विल कम डाउन बाय मोर देन 20 to 30%। इज हो माय। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस पे कोई क्योंकि रिजिडनेस नहीं है। आपकी कॉस्ट बहुत ऐसा आपने भी जो शेयर किया है ऐसे काफी, क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो वो पहले भी जैसे कई पार्टियां कनेक्ट होती है, तो उनका भी एक ये आ रहा है कि सर कॉस्ट इससे डाउन जाएगी सर हमारे, ओके। क्योंकि सबके अपने अपने। हाँ तो सर ये तो आप जिस टेक्निकल वेंडर से टाई अप करेंगे, जो आपका साइलो सेटअप करेंगे, आप उनसे नेगोशिएट करेंगे, लैंड का आप इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, आपका जो बैंक लोन है, इस टाइप से जो काफी पैरामीटर्स हैं, तो कॉस्ट में भी रिड्यूस सर। ये तो इनका एक असेसमेंट है सर। सर सेकंड था, आपने सब्सिडी कहा था। हाँ जी आई हाँ जी। थिंक साइलो में वी आर इंटरेस्टेड इन वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड। कोई राइट सर सब्सिडी राइट। है गवर्नमेंट का इसमें सर, की कोई हेल्प या कुछ भी तरह का? सर देखिए बिल्कुल हर एक स्टेट का इसमें अभी हमारी टीम पूरा वर्कआउट भी कर रही है इस चीज़ के लिए। और जैसे मैंने शेयर भी किया, जैसे अभी हमारे हरियाणा में है, हरियाणा में 5 करोड़ तक की सब्सिडीज हैं हम्म, प्रोजेक्ट पे। तो रिसेंटली जैसे हमने अडानी ग्रुप है, एनसीएम ग्रुप है, यूनिप्रो, उनके हमने सब्सिडी केस करवाए भी हैं। तो सब्सिडी ऐसे गुजरात में है, 15 करोड़ तक का है, उत्तराखंड में भी है सब्सिडी बेनिफिट, उत्तराखंड में भी है, और तो यूपी क्या में भी होगा है। उत्तराखंड में? उत्तराखंड का एग्जैक्ट जो है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उत्तराखंड का जो है अप्रोक्सीमेट, जस्ट ए मोमेंट सर। उत्तराखंड में जो आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है, हम्म, तो मैक्सिमम उसमें 24 करोड़ तक का एक सब्सिडी कैप है ओके। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, जो अभी जो रिसेंट पॉलिसीज हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ये चीज़ें टेक के रखनी है, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट को, तो उस समय तक आपका 2 से 3 साल का फेज चला जाएगा। हम्म, उस टाइम पर्टिकुलर फैक्टर्स पे क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी, हो सकता है वो चेंज हो जाए वहाँ,
या उसमें जो फाइनेंशियल इंसेंटिव हैं उनमें कोई मॉडल्स में चेंज आ गई, तो ये आपको टाइम बिंग के अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट की जो पॉलिसीज है, और जब क्योंकि जनरली जो सब्सिडी बेनिफिट मिलते हैं डीओसी बेस पे मिलते हैं, यानी कुछ कुछ बेनिफिट फ्रंट एंडेड होते हैं, कुछ बैक एंडेड होते हैं आपको। तो कैपिटल सब्सिडी हमेशा एक बैक एंडेड बेनिफिट्स आता है, तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई न करें। एनीथिंग इन वेस्ट बंगाल सर? हाँ, वेस्ट बंगाल पे अभी हम सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कुछ उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे। सर महाराष्ट्र का कोई सब्सिडी का है? महाराष्ट्र का भी हम देख रहे हैं सर, अभी महाराष्ट्र का भी डायरेक्ट अभी हमारे नॉलेज में अभी नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन। तो अभी 4-5 स्टेट में हमारा वर्कआउट हो चुका है, बाकी विद इन 2 और 3 डेज में 8 स्टेट का हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे सब्सिडी बेनिफिट। एक से लास्ट क्वेश्चन था, हाउ यू हाँ आर जी। गोइंग टू quote us and what will be the fees if you share personally to us? इफ यू वांट टू टेक द सर्विसेज ऑफ द टेंडर फाइलिंग्स, जो है टेंडर फाइलिंग्स का आप हमारे से सर्विस लेते हैं, तो हमने कंप्लीट एक इसमें टेंडर फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशंस, आपके जॉइंट बिडिंग्स हैं, कंसोर्टियम्स हैं, कंसल्टिंग है, प्लस आपको एक आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल मॉडलिंग्स हैं वो भी हम तैयार करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हमारी जो प्रोफेशनल फीस है दैट इज 50,000 प्लस GST। Okay, and what about the subsidies and everything? सब्सिडीज अभी अब डिटरमाइन नहीं की जा सकती सर, क्योंकि ये आफ्टर 3 इयर्स लाइन अप होंगे सर, तो उस टाइम फ्रेम को आज हम फिक्स नहीं कर पाएंगे सब्सिडीज प्रोस्पेक्टिव। Okay, अभी जस्ट राइट मोमेंट टेंडर फाइलिंग, कंसल्टिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग पे हमारी सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं सर, ये आप ले सकते हैं। okay sir, thank you. ओके सर वन मोर क्वेश्चन, जो जैसे हरियाणा में आपने बताया कि देयर इज अ 5% सब्सिडी, सॉरी 5 करोड़ सर, अप टू 5 5 करोड़ की सब्सिडी है। तो जब Right. प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और सब्सिडी में कुछ एडवांस सब्सिडी आती है, कुछ कंप्लीशन के बाद आती है, तो हरियाणा में हरियाणा में जो प्रोविजन है सर वो आफ्टर कंप्लीशन है सर। ठीक है। और जनरली प्रैक्टिकली स्पीकिंग आफ्टर कंप्लीशन कितनी देर में सब्सिडी आ जाती है जी? देखिए सर, इसमें हर एक स्टेट के अपने प्रोविजंस होते हैं। अब अगर ठीक है। एग्जांपल से हम हरियाणा का, तो विद इन 3 मंथ्स हमें क्लेमिंग करना होता है, राइट? राइट। जैसे डीओसी हुआ आपका, विद इन 3 मंथ्स हमें क्लेमिंग करना होता है, और 3 to 6 मंथ का ये प्रोसेसिंग टाइम ले लेते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है जी। तो ऑन एन एवरेज 3 to 6 मंथ। ठीक है जी। और इसमें जैसे आपने बताया कि अप टू 5 करोड़ है, तो ये 5 करोड़ इज ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, मतलब ये परसेंटेज में अप्रोक्सीमेटली कितना बैठेगा? सपोज अगर हम एक 25% एग्जांपल लें, 25%। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 25% है सर, मैक्सिमम कैप 5 CR की। ठीक है जी। और 25% ऑफ ये बिल्डिंग होगा कि ऑफ हाँ, साइलो की कॉस्ट भी? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर, साइलो की कॉस्ट भी आएगी सर उसमें। ठीक है जी, ठीक है जी। राइट। जितेंद्र जी, अभिजीत बोल रहा हूँ सर, बड़ौदा गुजरात से। हाँ जी अभिजीत जी बोलिए। एक सवाल हम ये सोच रहे थे कि कोई इंडिविजुअल के नाम पे अगर सपोज बिडिंग की जाए, सिंगल इंडिविजुअल बिड करेंगे, तो Right. उनका तो जैसे इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑडिट, तो उनका तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट पे ही चल जाएगा, राइट? राइट सर, और क्योंकि सपोज उनके कोई फाइनेंशियल्स नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जस्ट रिटर्न ऑफ इनकम रहता है, उनकी बैलेंस शीट राइट प्रॉफिट नहीं बनती, क्योंकि उनका डायरेक्ट ही कंपनी में से मतलब सैलरी आया वगैरह वगैरह, और उनकी कोई राइट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी नहीं है। राइट तो सर। मुझे 5 साल के रिटर्न देने पड़ेंगे, कैसे होगा? क्योंकि उनकी बैलेंस शीट या ऑडिट का कोई सवाल आएगा नहीं ये वाले केस में। नहीं देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने 5 इयर्स के फाइनेंशियल मांगे हैं उनके, तो जी हमें 5 इयर्स का उनका ITR है, या जैसे पर्सनल उनका अगर कोई कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पर्सनली अगर वो मैनेज कर रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल्स आपके पास शेयर करना चाहिए, और जो उनकी जो सर्टिफिकेशंस है, एसेट्स जी जितना उनके पास बेस है, उसके प्रॉपरली उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको अलाइन करना होता है उसमें। जैसे जो आप नेटवर्क सर्टिफिकेट लगाएंगे ना, तो जी उसके साथ जैसे उनका जो प्रॉपर्टी बेस है, आप वो जी डॉक्यूमेंट, उसका समरी, उसका लिस्टिंग, उसका जो वैल्यूएशन हुआ उसका रिपोर्ट, उसके साथ जी ये रिपोर्ट, वो सारा अलाइन कीजिए। क्योंकि नेटवर्थ होगा सर, तो नेटवर्थ तो सपोज मैं लेटेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट नेटवर्थ से उनको मतलब जो भी है 25% वाली चीज की बात हाँ कर जी रहे हैं। हाँ। नेटवर्थ तो मैं 5 साल के टुकड़े टुकड़े नहीं लगाऊंगा, नेटवर्थ तो मेरा नहीं, करंट नेटवर्क एक ही। तो आपका एज ऑन डेट का लगेगा सर,
बाकी Perfect. जो है, Yeah. हाँ, ITR जो है वो पिछले 5 सालों की आप लाइन दीजिए नेटवर्क के साथ ना। तो लाइक ये वाले केस में ITR मिलेगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिल सकते क्योंकि वो IAS देखने की जरूरत नहीं है और हाँ जी, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो फिर मतलब सर बैलेंस वो शीट तो होगा प्रॉफिट ही एंड नहीं ना लॉस फिर, हाँ होगा applicable ही। ही। हाँ, तो वो केस में एलिजिबिलिटी रहेगी ना, बिकॉज जो हाँ जी, चीज हाँ है ही नहीं एज पर लॉ, तो हाँ हाँ, उसमें क्या चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि ये वाले केस में खाली एक नेटवर्क सर्टिफिकेट करंट लग जाएगा, ठीक है, और हाँ जी, पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने दे दिए, ठीक है, राइट। तो मेरा काम चल जाएगा। और व्हाट विल हैपन इज के रिटर्न ऑफ इनकम भी, अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो अभी भी माई डेट इज व्हाट, इस सितंबर तक मेरे को टाइम है। हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें मैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न कैसे दूंगा, मतलब मेरे पास नहीं, अगर डेट आप अभी भी रिटर्न्स बाकी। नहीं दे पा रहे हैं तो आप असेसमेंट कर दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसका असेसमेंट कर दीजिए और उसको हाँ आप सर, सर्टिफाइड कर। ओके, तो मतलब प्रोविजनल जो आप बोल रहे हैं मतलब। हाँ हाँ, प्रोविजन, बाकी आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, वो आपके पास अगर रिवाइज मोड तो मिलता ही है सर इंडिविजुअल को, अगर इन केस। और कंसिडर के SPV की अपन बात कर रहे थे, तो हाँ जी, सपोज ये इंडिविजुअल कोई अपने सिंगल नाम से टेंडर भर रहे हैं और बाद में SPV फॉर्म करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे हम लोग पार्टनर डिसाइड करेंगे कि भाई वो सिंगल इंडिविजुअल के साथ कोई जुड़ेगा राइट या कैसे राइट, बिल्कुल बिल्कुल कंपनी बिल्कुल, जुड़ेगी वगैरह वगैरह, राइट। और वो कितने साल तक अपने को वो मेंटेन करना पड़ेगा। जो अभी जो लिखा हुआ है, एटलीस्ट आपको 2 साल तक बंद कर देना ये वाला फोन। इंडिविजुअल बिडर्स है उसको अपना मोर देन 51% शेयर होल्डिंग मेंटेन करके रखना पड़ेगा 2 साल। ठीक है, लेकिन SPV मतलब मुझे बनानी पड़ेगी तो कंपनी। हाँ, वो तो SPV होती है सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी होती जी। है। तो सपोज ये इंडिविजुअल के केस में, ये सपोज मिस्टर X भर रहे हैं, उनको टेंडर लग गया और उनको SPV बनानी है, तो वो सिंगल तो एक डायरेक्टर या मेन लीड हो हाँ, वो जाएंगे। कोई ना कोई ऐड करेंगे सर अपने साथ, 5%, 10%, 20% का किसी को ऐड। या ठीक है, हेलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर। सर सुधीर कुमार सिरसवाल फ्रॉम उत्तराखंड सर। हाँ जी, हाँ जी, सुधीर जी बोलिए। सर उत्तराखंड में क्या प्रोविजंस हैं इसके और क्या उत्तराखंड का पॉसिबिलिटीज हैं? तो जो प्रोजेक्ट है सर आपको शेयर कर देंगे अभी। आई थिंक लोकेशंस मैंने शेयर किए। उत्तराखंड में 2 स्पोक मॉडल है, देहरादून का है और अपना हरिद्वार का है। और सब्सिडी का क्या प्रोविजंस है सर? मैक्सिमम कैप क्या है उत्तराखंड के लिए? सब्सिडी का सर मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि अभी जो पॉलिसीज हैं वो अकॉर्डिंगली मैंने बताया आपको कि जैसे अगर, क्योंकि प्रोजेक्ट 57 करोड़ का है तो 20% का उसमें एक कैप है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20%। हाँ जी। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर पार्टिसिपेट्स? टाइम कांस्टेंट हमारा हो रहा है अभी 1 घंटे का हमारा प्रोविजंस था। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप शेयर कर सकते हैं, या आफ्टर वेबिनार भी, जैसे मैं आपको, आप अपना जो है हमारे ऑफिस से कनेक्ट करके और अपना पॉइंट 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियली जो नंबर है वो शेयर कर देता हूँ, जो 8। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, उत्तराखंड में ऑलरेडी साइलो का कुछ चल रहा है कि टेंडर्स पहले से स्टैब्लिश है कोई वेयर हाउस? सर नहीं नहीं, पहले का तो कोई अपडेट्स नहीं है सर इस पे, क्योंकि FCI ने पहली बार निकाला है उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम निकाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें जो ये टेंडर लॉगिन करना होगा थ्रू साइलो के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है? सर, साहिल जी? सुधीर हाँ, सुधीर। सुधीर। सर, बोलिए। जो हमें जो ये वेयर हाउस का जो जितना भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होगा अकॉर्डिंग टू साइलो भी करना होगा, जो उसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स होंगे? हाँ हाँ, वो सारा दिया हुआ है सर इन्होंने, अच्छा, एग्रीमेंट्स में या डॉक्यूमेंट्स में सारा दिया हुआ है इन्होंने, वो आपको जो नॉर्म्स हमारा जो कंप्लाई। एग्रीमेंट होगा वो डायरेक्ट FCI के पास FCI से होगा या फिर थ्रू साइलो होगा? FCI के साथ होगा सर, आपका FCI के अच्छा साथ। अच्छा। बट जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होंगे वो फॉलो करने होंगे साइलो के, साइलो वेयर हाउस के? हाँ, जो बनाने हैं आपने जी। कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो नॉर्म्स कंप्लाई। ओके। हेलो हाँ जी सर, हेलो बोलिए। हाँ, नाम बताएं सर।
सर मैं डॉक्टर अनीस बोल रहा हूँ राजस्थान से। राजस्थान के बारे में बताइए सर, क्या संभावना है? बहुत अच्छी संभावनाएं हैं सर राजस्थान में। आपके काफी 3 प्रोजेक्ट ओपन है राजस्थान में। जी। तो आपके पास प्रोजेक्ट लोकेशंस होंगी, आई थिंक हमने शेयर की भी ग्रुप में भी। मैंने नहीं, वो एक तो चित्तौड़ में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज चला रहे हैं, तो हमारा फार्म है यहाँ पे बड़ा, वहाँ पे हम चाहते हैं एक्चुअल में। हाँ सही है सर। देखिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट है आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, जालोर, एक ये जी। प्रोजेक्ट है, और एक आपका श्री गंगानगर का प्रोजेक्ट है, और एक हनुमानगढ़ का प्रोजेक्ट है। जी। तो आपका जो नजदीक जो प्रोजेक्ट लगे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हैं। ओके सर, ओके, थैंक्स टू हेलो ऑल। सर, हाँ जी। दिस इज मयूर फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप यू आर आल्सो इनटू द कंसल्टिंग फॉर द पीईजी स्कीम, एंटरप्रेन्योर स्कीम अंडर एफसीआई एंड ऑल फॉर गोडाउन्स, आप वो भी करते हैं Yeah, ना? yeah, definitely. We are working on the PG scheme also. Okay, okay. It appears that there are few other tenders have also come up under the PEG scheme at various locations. Sure, sir, sure. Okay, okay. Sure, I'll Definitely, get. we are providing the services through Pan India basis for the tender filings, Right. PEG, private warehousing schemes, etc. for each state also. You Acha, can acha. check services. Okay, sir. Acha, so you will also provide the feasibility study as well, taking into Yeah, the count yeah, the yeah. local land availability and land pricing and all. No, sir. We are only working on the tender filings and the banking sports, project Acha. reports, and the subsidy parameters. Okay, okay, understand. Thank you. Okay, Thank you. okay, sir. Any others participants अगर कोई है तो, because we are going to end our sessions. थैंक तो यू once वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा हमारा सेशन ये रहा। फिर भी अगर आप सभी का अगर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो आफ्टर वेबिनार आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स। थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू।